वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। इस वक्त हम बात कर रहे हैं ऑडियो लीक्स के हवाले से, जिसके बारे में वो हैकर भी बहुत पॉपुलर हो गया है जिसने ये हैक किए हैं और जो बार बार अपना टाइम एंड डेट बताता रहता है कि अब मैं ये बता दूंगा वो बता दूंगा और उसके अलावा अपनी तरफ से मांगे भी पेश करता है। सो इस वक्त हमारे साथ इस तमाम तनाजुर में बात करने के लिए रफ़त सईद साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रफ़त साहब, खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए। सब खैरियत। बस पाकिस्तानी अवाम की जितनी खैरियत है उतनी ही हमारी भी खैरियत है। और इस वक्त मैं खुसूसी तौर पे उन ऑडियो लीक्स के हवाले से बात करना चाहती हूँ जिसमें तकरीबन पाकिस्तान की तमाम अहम शख्सियात को मैं ये कहूँगी कि इन्वॉल्व किया गया, निशाना तो नहीं बनाया गया क्योंकि उन्हीं की वीडियोज़ उन्हीं की ऑडियोज़ हैं। क्या कहेंगे आप, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, और ये हैकर कितने पानी में? देखें नुसरत, ये चीजें हमने 1990 की दहाई में जरूर सुनी थी, जब मियां नवाज शरीफ और मोहम्मद बेनजीर भुट्टो के दरमियान तनाज़ात थे। तो उसमें तो बड़े नुमाया तौर से इदारे का नाम आता था कि उसने रिकॉर्डिंग की है। तो बेनजीर भुट्टो साहिबा की भी थी, नवाज शरीफ साहब की भी थी, लेकिन वो मामला सा फिर पस मंजर में चले गए। इस हद तक खतरनाक नहीं हुए थे, लेकिन इस वक्त तो ऐसा लगता है कि स्टेट जो है वो दाव पर लगी हुई है और कोई सीक्रेसी नाम की कोई चीज तो अब है ही नहीं मौजूद। और ये सिलसिला अभी यहाँ थमेगा नहीं। अब इसके बाद ऑडियोज के बाद वीडियोज के आने का सिलसिला भी शुरू होने वाला है, फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन बुनियादी सवाल यही है कि इस वक्त वो लोग, वो इदारे, देखें हम आम आदमी अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविटी करता है हम उस तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन ये ऐसा मुहिम है जो हल नहीं हो रहा है। मुल्क की तमाम जो प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं सर जोड़ के बैठी हुई हैं। अच्छा, इसमें रफ़त साहब ये भी कहा जा रहा है कि आया ये कोई पाकिस्तानी है जो कर रहा है या कि ये कोई गैर मुल्की है? देखिए, अब ये सलाहियत बहुत ज्यादा जो है फैल चुकी है। अब ये इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसमें गैर मुल्की मामला किस हद तक हैं। ये इसकी जांच पड़ताल करना तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी है कि वो उस जगह तक तो कम से कम पहुंचे कि ये मामला किस मकसद के तहत हुआ। देखिए, बड़ी कैलकुलेटेड ये मूव हो रही है। ये एक वीडियो अगर शहबाज साहब की मुस्लिम लीग नून की तरफ से आती है तो दूसरी फिर इमरान खान की तरफ की आती है। अब देखें बारी किसकी लगती है कि अब इस दफा किसकी आती है। तो ये इस मामले को, लेकिन ये इसके बारे में ये जो इसने अपना अकाउंट बनाया है ट्विटर पे और डार्क वेबसाइट पे भी अपनी चीज़ें बताता है और बाकी जो है ट्विटर पे इसकी ये ट्रेल आती है, उसमें इसने कहा कि बड़ी इस्लामी रियासत जिसमें पाकिस्तान को कहा गया और एक छोटी इस्लामी रियासत जिसकी सरबराह खातून है, गालिबन बांग्लादेश की तरफ इशारा था। और बांग्लादेश की तरफ इसलिए इशारा है कि ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है ये पाकिस्तान ने बांग्लादेश के इश्तराक से, मैं अपने अल्फाज में अगर बताऊं तो इज़राइल से हासिल किया, शॉर्ट करके अगर मैं बताऊं जितनी उसने बातें उसमें कही हैं। तो ये तमाम चीज़ें, और उसमें फिर उसकी एक और ट्वीट ये आई है कि इसमें तो उसने तमाम इदारों का भी नाम लिया है कि ये सब इसमें मौजूद थे और ये हासिल किया था। तो ये हम मेरे ख्याल में काराजोई तो फिर हमारी ही हुई। देखें, बुनियादी तौर से मेरी मालूमात, नाक़िस मालूमात कहूँगा भाई, मैं बहुत एहतियात से गुफ्तगू कर रहा हूँ इस सारे मामले में। हासिल तो हमने किया है वो सॉफ्टवेयर इजराइल का, और जो आपको याद होगा जब वज़ीर आज़म इमरान खान थे उस जमाने में कुछ खबरें भी इस तरह की आई थी। अब मसला सिर्फ एक ये है कि आपके नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं, कल जब मीटिंग हुई थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, क्या वो भी महफूज है? अब उसमें तो ये भी कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ से मुताल्लिक़ भी कोई गुफ्तगू जो है वो भी उसके पास मौजूद है। ये बहुत ही सीरियस, मैं कह रहा हूँ ना, स्टेट दाव पर लगी हुई है इस मसले को। और उसका ये भी कहना है रफ़त साहब कि ये जो साल की गुफ्तगू है, हसास गुफ्तगू, वो भी उसके पास मौजूद है, साल की गुफ्तगू। देखिए नुसरत, ये बिल्कुल वही विकीलीक्स वाला मामला है कि विकीलीक्स की जो लीक्स थी वो किस तरह एक मरहलावार सारी दुनिया की वो लीक हुई, वो सारी चीजें सामने आई, बहुत शोर मचा। अब ऑडियो लीक्स का चर्चा है, तो अब फिर उसके बाद हो सकता है वीडियो लीक्स का चर्चा शुरू हो जाए। लेकिन रफ़त साहब, इससे होगा क्या? अगर विकीलीक्स की बात की जाए, दुनिया के बेशतर ममालिक में और जगहों पे और इंसानों को तो उसका इफेक्ट हुआ, पाकिस्तान में कोई ख़ास इफेक्ट नहीं हुआ। फिर पनामा लीक्स आई, उसका भी कोई ऐसा इफेक्ट नहीं हुआ, थोड़ी देर वो धुआं उठता है उसके बाद फिर सब बैठ जाता है। अब ये तो एक बड़ा मामला है और ज़ाहिर है जिस तरह की सिक्योरिटी, जिस कैनवस की सिक्योरिटी ब्रीच है वो तो अपने आप में एक सरप्राइज़ है। लेकिन इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ होगा, कुछ सामने आएगा, या जिसने अगर कोई ऐसी बात की है जो हमारे लिए तकलीफ दे है या हमारे लिए सही नहीं है या हमारे मुल्क को ठेस पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है, तो उसको किसी कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा? देखिए,
دیکھیں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جس طرح انکوائری کے احکامات دیے ہیں, سب لوگ سر جوڑ کے بیٹھے, اگر اس کا کھرا ہماری طرف آیا تو اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا اور خاموشی چھا جائے گی, 2-4 آوازیں اور آئیں گی, ایک آدھ ویڈیو اور آئے گی, اور اس کے بعد کوئی ایک معاملہ اور ایسا آ جائے گا کہ اس میں آڈیو لیکس کا معاملہ دب جائے گا اور ہم آگے چل پڑیں گے. تو یہ ہمارا ہمیشہ سے خاصا رہا ہے کہ ہم ایک معاملہ دوسرے معاملے کو کور کرتا ہے. ابھی آج سے پہلے شاید آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ آڈیو لیکس جب نہیں آ رہی تھی, دیگر معاملات بہت اچھل رہے تھے, تو ممکن ہے کہ جب ہماری طرف اگر اس کا رخ آیا کہیں سے بھی تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ داخل دفتر کر دیا جائے گا. صحیح. اس کو اوور آل آپ فیوچر میں ابھی آنے والے دنوں میں, اور جس طرح اس نے آج کا کہا ہے, گو کہ ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے آج ہمارے پاس شاید کل ہو جائے, کہ وہ مزید چیزیں عوام کے سامنے لے کر آئے گا, پھر پیسوں کی بھی بات کی جا رہی ہے بیچ میں کہ یہ مکمکا ہو جائے, تو کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آج اور کل کے دن میں؟ دیکھیں چیزیں تو ابھی اور آنی ہیں, اور بہت ساری چیزیں آنی ہیں, اور اس میں بہت ساری چیزیں بہت, جیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ نازک صورتحال ہے. بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی ہیں جو میرے خیال میں آپ دیکھ بھی نہ سکیں. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے یہاں تو کوئی نظام محفوظ ہے ہی نہیں نا, نہ وزیر اعظم محفوظ ہے, نہ صدر محفوظ ہے. تو پھر یقیناً ہماری ایک سوال اٹھے گا, جوہری ہتھیاروں کی طرف بھی یہ بات آ سکتی ہے. مطلب خدا نخواستہ بات یہ ہے کہ ہم بالکل محفوظ نہیں ہیں, کوئی شخص اپنی جگہ. لیکن رفعت صاحب یہ بات تو آپ کی بالکل بجا ہے, لیکن اس پورے معاملے میں ہم نے صرف حفاظت اور سیکیورٹی کو کیوں سب سے زیادہ بیس بنایا ہوا ہے؟ اس کا دوسرا پہلو بھی تو ہے. ایک پہلو تو یہ ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے جی, سیکیورٹی بریچ ہوا ہے اور اس لیول پہ ہوا ہے کہ اس نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا. مگر اس کا دوسرا جز بھی تو ہے کہ بھائی آخر ایسی گفتگو کیا ہو گئی ہے جو اگر عوام کے سامنے آئے گی تو اس کے لیے پیسے کی پیشکش کی جا رہی ہے کہ جی عوام کے سامنے نہ آ جائے یہ بات. دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمیشہ سے ماضی میں جو اسلام آباد کی غلام گردشوں میں یہ سارے کام ہوتے رہے ماضی میں. ہماری یادداشت کمزور ہے. پہلے ہماری ٹیکنالوجی اتنی آگے نہیں تھی تو معاملات کسی اور طرف جاتے تھے, خالی آڈیو ہی ریکارڈ ہوتی تھی, ٹیلی فون ریکارڈ ہوتے تھے, بگنگ ہوتی تھی اس کو. تو یہ سارے معاملات ماضی میں ہوتے رہے, لیکن اس مرتبہ جو گفتگو ہے تو کوئی بھی گفتگو محفوظ نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب آپ کی جو آپ 1-on-1 گفتگو جو ہوتی ہے اہم شخصیات کے درمیان وہ بھی اب محفوظ نہیں ہے. تو اس میں بہت سارے مفروضے آ رہے ہیں کہ موبائل میں ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ اس طرح ایکٹیو ہو جاتا ہے, اور جو ہمیں جتنا کچھ اندازہ ہے اس میں یہ ہے کہ اب طریقہ کار یہ ہے کہ ہیکر جو ہے وہ آپ کے فون میں بیٹھ جاتا ہے آ کر کہیں نہ کہیں, اور جب چاہتا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے, جب چاہتا ہے وہ ڈی ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو یہ اب ٹیکنالوجی کا کمال ہے. اب اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ہمیں غور کرنا ہوگا, اور وہ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ جتنی چیزیں غیر محفوظ ہیں, جب ایوان وزیر اعظم اور ایوان صدر محفوظ نہیں ہے, اور ماضی میں تو سابق صدر آصف علی زرداری یہ کہتے رہے ہیں, اور ان کا اشارہ جس جانب ہوتا تو آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رفعت صاحب آپ کے وقت کا اور اس تمام تجزیے کا, بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. خواتین و حضرات, اس وقت ہمارے ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. مبشر زیدی صاحب, آپ سب ان کو سننا چاہتے ہیں, ایک معروف شخصیت ہیں اور اس وقت ہمارے پروگرام میں بینگ تجزیہ کار جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم مبشر زیدی صاحب. وعلیکم السلام. مبشر صاحب, ہم اوور آل یہ ڈسکشن کچھ دیر سے کر رہے ہیں اور اس میں مجھے پرسنلی یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ جو ہمارا مین فوکس ہے وہ اس بات پہ ہے کہ سیکیورٹی بریچ ہوا ہے, کہ جی ہمارے جو عام ادارے ہیں ان کی سیکیورٹی بریچ کر دی گئی, ان کی باتیں آ گئیں اور یہ آ گیا, ملک کے حوالے سے یہ بڑا خطرہ ہے. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ بھائی ایسی باتیں ہوئی ہیں جس کے لیے پیسے کی پیشکش کی جا رہی ہے, جس کے لیے روک تھام کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں یہ قوم کے سامنے نہ آ جائیں, عوام کے سامنے نہ آ جائیں, اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی, نہ کوئی ایسا خاص اسٹانس اس وقت موجودہ جو لوگ ہیں جن کی آڈیوز آ رہی ہیں ان کی طرف سے سامنے آیا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے, دونوں باتیں اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں. آپ بھی صحیح کہہ رہی ہیں, سیکیورٹی بریچ بھی ہوا ہے, لیکن یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو آڈیو کالز ہیں کیا یہ ان کورٹ آف لا کے اندر سٹینڈ کریں گی ایز اے ایویڈینس یا نہیں. تو جب آپ اس کو کورٹ آف لا کے اندر لے کے جائیں گے, ظاہر ہے ہمیں ہمارے پولیٹیکل سیاسی کلچر کا بھی پتہ ہے, ہمیں سیاسی جو انوائرمنٹ ہے اس کا بھی پتہ ہے, اور ہمیں پتہ ہے اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو کوئی اچنبھا نہیں ہوا, کوئی سرپرائز نہیں ہوا جب یہ باتیں ہوئی. ہمارے فیورز بھی مانگے جاتے ہیں اپنوں کے لیے, اشرافیہ کے لیے,
हमारे यहाँ जो है करप्शन बिल्कुल मौजूद है, हमारे यहाँ अपने इक़्तिदार के लिए जो है आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन जब ये चीज़ें अदालत जाती हैं तो अदालत फिर कहती है कि जनाब आप ये बताइए कि ये कॉल किसने रिकॉर्ड की, ये कॉल जो है किस तरह रिकॉर्ड हुई, तो उसका जवाब शायद किसी के पास नहीं होगा। और मैं ज़ाहिर है इसमें आपकी बात बिल्कुल वजह है कि इसकी कंटेंट के ऊपर जो है वो तहकीकात होनी चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि हमारी अशराफिया जो है, खुसूसन हमारे सियासतदान है, वो क्यों इस तरह, उनका सियासी कल्चर इस तरह का क्यों है कि जहां इस तरह की बातों को मायूब नहीं समझा जाता और ये एक नॉर्मल बात समझी जाती है। मुबश्शिर साहब, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इस हैकर ने काफ़ी अटेंशन ले रखी है, ट्विटर पे भी कहीं कहीं अपनी कोई पोस्ट कर देता है, कल गालिबन कोई 10-12 उसकी पोस्ट आ गई थी, सो ये मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सामने आ रही हैं, क्या इसका अपना मकसद आपको क्या लगता है? कोई ऐसी एनालिसिस, कोई ऐसी सोच, कोई ऐसी चीज़ जो आप तक पहुंची हो जिससे आपको ये समझ आए कि इस हैकर का अपना मकसद क्या है, और फिर ये जो लीक करना चाहता है जितनी इंफॉर्मेशन, उसमें क्या कोई तहलका मचने वाला है आगे? ये दो चीज़ें आप बताइए। देखिए, एक तो हैकर क्लेम कर रहा है कि वो ज़ाहिर उसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, ठीक है, अब हमें नहीं पता ये बात। दूसरा, उसने जब ये डार्क वेब के ऊपर ये अपनी सारा कुछ जो मवाद है, वो उसने सिर्फ ये डाला कि मेरे पास 9 गीगाबाइट्स का डेटा है ऑडियो कॉल्स का पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हाउस के, और अगर मुझे $3,45,000 ना दिए गए तो मैं उसे पब्लिक कर दूंगा। लगता है कि उसको किसी ने सीरियस नहीं लिया, इसके बाद उसने फिर ये लीक करनी शुरू की। जब उसको अटेंशन मिलनी शुरू हुई तो उसने ये सोचा कि चलो पैसे नहीं मिल रहे तो कम से कम उसको इतनी अटेंशन मिल रही है कि वो एक मुल्क के अंदर एक सियासी भूचाल उसने बर्पा कर दिया है। तो वो उसके लिए अब ये बहुत बड़ी बात है। और ये जिस ग्रुप से ताल्लुक है हैकर का, वो काफी नोन ग्रुप है, तो उसको जाहिर है ये हैकर्स की प्रोफाइल भी बनती है कि आपने इतना बड़ा एक काम कर दिया है कि आपने किसी मुल्क के वजीर आजम हाउस को बग कर लिया या हैक कर लिया फॉर दैट मैटर। तो ये चीजें उसको उस तरह भी फायदा देंगी फ्यूचर में। सही, बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है ख़वातीन और हज़रात, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर हमारा मुख्तलिफ टॉपिक, मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। जितनी इस वक्त मेरे ख्याल में गुफ्तगू हुई वो सब आपके सामने है। दुआ कीजिए, पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिए। ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं।